नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो गए और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी और आप कंटिन्यू जो नेक्स्ट जो नोट सेट है दोस्तों, उसके लिए वापस से नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ लग गए होंगे। तो जैसे कि हमारी क्लास चल रही है दोस्तों, हम न्यूरोमस्कुलर जो स्केलेटन जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं और आज हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम ब्रेन अटैक के बारे में बात करेंगे। इसलिए मैंने जितने भी जो क्वेश्चंस थे वो इंक्लूड कर लिए हैं। तो इसलिए दो क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टू 73 आज हम पढ़ेंगे और आज की क्लास के बाद में जो हमारा ब्रेन अटैक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, या हम स्ट्रोक है या सेरिब्रोवैस्कुलर जो एक्सीडेंट है उसके नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हमारे खत्म हो जाएंगे। कल से हम नेक्स्ट जो डिजीज है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर्स हैं, बेल्स पाल्सी हो गया, आपका मिस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कई सारे डिसऑर्डर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारे सामने जो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है, ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़े टफ भी मिलेंगे आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि ये कितने टफ है, लेकिन जब आप इनको अच्छे से सुनोगे, इनकी रैशनल सुनोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ सही है और ऐसा ही इनका आंसर होगा। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट हैज लेफ्ट हेमीप्लेजिया, मतलब कि उसकी जो बॉडी है दोस्तों, उसकी लेफ्ट साइड की जो बॉडी है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है उसका। ठीक है, लेफ्ट जो एक हाफ ऑफ बॉडी है, उसमें कौन सा हाफ, लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी है दोस्तों, वो क्या हो गया है, पैरालाइज हो गया है। किसके कारण, ब्रेन अटैक के कारण। हमने ब्रेन अटैक के सिम्टम्स पढ़े थे, उसमें सबसे पहला हमने हेमीप्रेसिस पढ़ा था, दूसरा हमने हेमीप्लेजिया ही पढ़ा था। तो हेमीप्लेजिया देखने को मिल रहा है। व्हाट कैन द नर्स डू टू कंट्रीब्यूट टू द क्लाइंट्स रिहेबिलिटेशन। देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि भाई क्लाइंट को आप वापस से नॉर्मल लाइफ में लाना चाहते हो। ऐसे इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं, कि हम वापस से क्लाइंट को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं आफ्टर द ब्रेन अटैक, कि वो अपने मैक्सिमम जो फंक्शनल जो एबिलिटी है उसके साथ वो जी सके। उसे हम किस नाम से जानते हैं, रिहेबिलिटेशन के नाम से जानते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई इनमें से चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो एक नर्स को है ना कंट्रीब्यूट करता है कि क्लाइंट की रिहेबिलिटेशन में उसको जोड़ना चाहिए। पहला क्या दे रखा है दोस्तों, बिगिन द एक्टिव एक्सरसाइज, कि भाई उस क्लाइंट को जिसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, उसका एक लोअर हाफ है जो काम नहीं कर रहा है, और आप उसको एक्टिव एक्सरसाइजेज करवाओ। अब आप एक बात बताओ, जिस आदमी का खुद का जो हाफ ऑफ बॉडी है दोस्तों काम नहीं कर रही है, और आप उसको डंबल्स दे दो हाथ में और ऐसे को डंबल्स मार, ऐसे कर, ठीक है, तुम जोर से रन करो, रनिंग भी कैसे करेगा, उसका हाफ बॉडी काम नहीं कर रहा ना, एक पार्ट, तो हाफ जो पार्ट है वो काम नहीं कर रहा, तो वो रन भी नहीं कर पाएगा। तो एक्टिव जो एक्सरसाइजेज होती है वो ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें पेशेंट खुद इन्वॉल्व होगा, हर चीज खुद करेगा। मान लो कर रहा है, ठीक है, दौड़ रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी एक्सरसाइज दोस्तों वो कर रहा है, तो एक्टिव जो एक्सरसाइजेज है वो कर ही नहीं पाएगा पेशेंट। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो है दोस्तों वो पैरालाइज्ड है। पेशेंट क्या है, पैरालिसिस है पेशेंट की, और हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं पेशेंट से कि वो क्या करे, एक्टिव एक्सरसाइजेज करे। तो ऐसे जो पेशेंट हैं उनकी मसल्स की पैरालिसिस के कारण हम उनको कभी भी एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं करवाते। हम कौन सी एक्सरसाइज करवाते हैं उनको, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन मतलब कि हम खुद सपोर्ट करेंगे, हम उसके हाथ को खुद लेकर ऐसे करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। तो ये एक्सरसाइजेज जो एक नर्स हेल्प करे या एक फैमिली मेंबर हेल्प करे और फिर जो एक्सरसाइजेज करवाता है, ऐसी जो एक्सरसाइजेज है वो करवानी चाहिए। तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो एक्सरसाइजेज हैं दोस्तों वो हम करवा सकते हैं, न कि हम एक्टिव एक्सरसाइजेज। तो एक्टिव एक्सरसाइजेज ऐसे पेशेंट में नहीं करवाई जा सकती। क्यों? क्योंकि उनके मसल्स हैं वो, उनमें अटोनी है, वो काम नहीं कर पा रही है, वो पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज्ड पेशेंट को हम एक्टिव एक्सरसाइजेज के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भाई मेक रेफरल टू द फिजिकल थेरापिस्ट। ऐसे एक काम करो भाई, आप तो एक्सरसाइजेज करवा नहीं पाओगे, तो ये ऑप्शन ये क्या कह रहा है कि आप पेशेंट को एक काम करो, फिजिकल थेरापिस्ट के पास भेज दो। तो दोस्तों फिजिकल थेरापिस्ट की ओपिनियन लेना या उसके पास भेजना ये काम नर्स का नहीं है। दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स ये काम कर ही नहीं सकती है कि हम किसी के पास उसे रेफर कर दें, हम उसे थेरेपिस्ट के पास रेफर कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल जो थेरेपिस्ट है उसके पास हम क्या कर रहे हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट इंडिया में पोस्ट होती है उसके पास हम रेफर कर रहे हैं। तो ये रेफर करने की हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों, पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। कंसल्टेंट जो डॉक्टर है उसका, जिस डिपार्टमेंट में वो है, उस डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर है दोस्तों, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो लिख कर देगा, तब वो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जा सकता है। हम उसको कभी भी रेफरल नहीं बना सकते हैं। तो इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पेशेंट किसके पास जाए, फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाए। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन को क्या कह रहा है, अवॉइड मूविंग द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज अनलेस नेसेसरी।
वो कह रहा है कि भाई जो भी पेशेंट की अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है ना, ये एक्सट्रीमिटी ये अफेक्टेड है, मान लो ये साइड काम नहीं कर रहा, अब ये कह रहा है कि इसको मूव मत करवाओ, इसको ऐसे ही रखो। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने चौथा ऑप्शन इसलिए करवा रहा हूँ मैं तीसरे से पहले, क्योंकि मुझे फोर्थ थर्ड को समझाने के लिए आपको ये ऑप्शन लाना जरूरी है। कोई भी पेशेंट बेड रिडन है और अगर उसकी मसल्स के अंदर पैरालाइज्ड है, मसल्स में अटोनी है, काम नहीं कर रही है, और आपने उसको एक कंडीशन में रख दिया, जैसे फ्लेक्शन है फ्लेक्शन में रख दिया, एक्सटेंशन है एक्सटेंशन में रख दिया, तो उसकी मसल्स में, उसके जॉइंट्स में, उसकी स्किन में, उसके टेंडन्स में क्या आ सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकता है। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब दोस्तों वो फिक्स हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, वो फिक्स हो जाती है। आपने उसका हाथ ऐसे करवा दिया और वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेगा, क्योंकि खुद से तो मूवमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि वो जो पेशेंट वो पैरालाइज्ड है, उसका काम ही नहीं कर रहा हाथ। और अगर कंटिन्यूस ऐसे ही हाथ रहा ना, तो उसका इसी कंडीशन में हाथ बना रह जाएगा। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कॉन्ट्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर का मतलब क्या है दोस्तों, कि मसल्स का, ठीक है, किसी ज्वाइंट का, किसी स्किन का, टेंडन का एक जगह फिक्स हो जाना, क्या हो जाना, फिक्स हो जाना, क्या कहलाता है दोस्तों, आपका कॉन्ट्रैक्चर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्चर्स कहलाता है। जैसे हम मान लो एक्सरे करवाएं, हमारे जो इंटरफेलेंजेस जो जॉइंट है इनका, हम क्या करवाएं, एक्सरे करवाएं, तो इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप मिलता है आपको। जब एक्सरे में आप देखोगे तो इनके बीच में, इन बोन के बीच में क्या मिलेगा आपको, गैप मिलेगा। लेकिन जो पेशेंट है, जो जिन पेशेंट का आप एक्टिव एक्सरसाइजेज नहीं करवा रहे हैं, जो बेड रिडन पेशेंट है ना, ये गैप ही खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें खिंचाव आ जाता है और कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। ये बोन के बीच में जो गैप है ना, ये नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो ऐसे पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना पड़ता है। कि आपको क्या करवाना पड़ेगा, एक तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवाओगे आप डेली उस पेशेंट की, क्योंकि आपको खुद को एक्सरसाइजेज करवानी पड़ेंगी, नहीं तो वो एक जगह फिक्स हो जाएगा। उसका हाथ है पैर है फिक्स हो जाएंगे एक जगह, तो उसको रोकना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक तो पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाओगे, और एक आप उसको पोजीशन दोगे, न्यूट्रल पोजीशन देनी है आपको। ऐसे नहीं कि वो फ्लेक्शन में या एक्सटेंशन में, ऐसी पोजीशन में नहीं देनी। पेशेंट को आपको न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, कि न वो फ्लेक्शन में रहे न वो एक्सटेंशन में रहे, ताकि उसकी बॉडी के अंदर, उसकी मसल्स के अंदर, उसके जॉइंट्स के अंदर, उसकी स्किन के अंदर, उसकी टेंडन्स के अंदर क्या नहीं आए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं आए, वो एक जगह फिक्स नहीं हो। कैसे हो गया हाथ और ऐसा ही है, फिक्स ही हाथ रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम पेशेंट को क्या करवाते हैं, पोजीशन करवाते हैं, पोजीशन द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। आगे आप रैशनल पढ़ोगे ना, इसमें तो उसमें दे भी रखा है कि आपको एक तो पोजीशन करवाना है। पोजीशन भी ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया और कह दिया बस अब मेरा काम हो गया, मैंने इस हाथ को ऐसे करके छोड़ रखा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, न फ्लेक्शन हो रहा है न एक्सटेंशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके साथ में इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में दोस्तों आपको क्या करना है, कि उस पेशेंट को पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी करवानी है, उसको मूवमेंट भी करवाना है डेली आपके हाथ पैरों को उसका, ठीक है, उसके जो भी पैरालाइज जो पार्ट है उसको मूवमेंट भी करवाना है। नहीं तो उस पेशेंट को क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएंगे वो जॉइंट्स एक जगह। कॉन्ट्रैक्चर्स कहते हैं इसे हम, कॉन्ट्रैक्चर्स को हमें क्या करना है दोस्तों, रोकना है। लेकिन आपने अगर मूव नहीं करवाया, जो कि इस ऑप्शन में कह रहा है ये कि भाई अवॉइड करो मूविंग को, अगर उसको मूव नहीं किया दोस्तों, एक ही जगह अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, ये कह रहे जब तक जरूरत नहीं हो ना, जब तक मूव मत करो। भाई हमें तो कभी जरूरत नहीं होगी, हम तो मूव नहीं करवाएंगे, एक स्टाफ नर्स को तो जरूरत ही नहीं होगी, वो तो मूव नहीं करवाएगा, पेशेंट खुद मूव कर नहीं सकता, तो उसके जो जॉइंट्स वो फिक्स हो जाएंगे, उसके मसल से एक जगह फिक्स हो जाएंगी और उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। इसलिए ये बहुत गलत चीज है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पेशेंट को क्या करवाना पड़ेगा दोस्तों, पैसिव मोशन करवाना पड़ेगा, पैसिव एक्सरसाइजेज करवानी पड़ेंगी, पैसिव एक्सरसाइजेज। नहीं तो ये और ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स को क्या करेंगी दोस्तों, एनकरेज करेंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, कि आपको पोजीशन करना है क्लाइंट को कि कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं हो, आपको पोजीशंस देनी है, ताकि वो जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, जो टेंडन्स है, वो एक जगह क्या नहीं हो, फिक्स नहीं हो। तो उसके लिए आपको पोजीशन देना है और साथ में आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवानी है, ताकि वो एक जगह फिक्स नहीं हो। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दैट वुड बी पोजीशन द क्लाइंट टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। तो लिख लो, अगर ब्रेन अटैक के बाद, अगर ब्रेन अटैक के बाद पेशेंट को हेमीप्लेजिया होता है, पेशेंट को हेमीप्लेजिया होता है, पेशेंट को हेमीप्लेजिया होता है, तो कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर्स देखो, इट इज द फिक्सेशन ऑफ मसल, ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको पता रहे, मसल, जॉइंट, स्किन एंड टेंडन,
तो कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को न्यूट्रल पोजीशन दी जाती है, न्यूट्रल पोजीशन दी जाती है, तथा पैसिव एक्सरसाइजेज करवाते हैं, सीधा लिख लो, तथा पैसिव एक्सरसाइजेज करवाते हैं। मतलब खुद नहीं करता पेशेंट एक्सरसाइजेज, लेकिन हम हेल्प करते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइजेज क्या, जैसे पेशेंट खुद तो मूव कर नहीं सकता, उसको हेमीप्लेजिया हो रहा है, तो हम खुद उसके हाथ को इस प्रकार से लेके जाएंगे ताकि कोई भी जॉइंट उसका फिक्स नहीं हो, कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं हो। ठीक है, इससे सिंपल लैंग्वेज नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन है ही टफ, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मिनट, इसमें कुछ इमेजेस जोड़नी थी मुझे, शायद मैं इसमें डाल नहीं पाया, एक सेकंड देना मुझे आप लोग। बस एक मिनट और लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग इसके लिए परेशान हुए, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस मैंने डाली हैं ताकि आपको समझ में आए। क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि एक क्लाइंट हैड ए ब्रेन अटैक एंड बेड रेस्ट ऑर्डर्ड। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको ब्रेन अटैक हुआ है और उसको बेड रेस्ट ऑर्डर किया गया है। तो व्हाट कैन द नर्स यूज टू बेस्ट प्रिवेंट द फुट ड्रॉप इन दिस क्लाइंट। तो इस क्लाइंट में फुट ड्रॉप को रोकने के लिए एक नर्स को क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले तो फुट ड्रॉप समझना जरूरी है, तभी आप इसको समझोगे कि नर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों जैसे ये फुट है, पैर है, तो इसको ऊपर की तरफ उठाना, उल्टा ऐसे डोर्सिफ्लेक्शन करना। तो चलने के लिए हम थोड़ा सा पैर को ऊपर उठाते हैं ना, आगे की साइड से हम पैर को उठाते हैं। देखो आप चलोगे, एक बार चलोगे तो आपको लगेगा कि जो हम एडिया हैं उनको रखते हैं और आगे वाला जो पार्ट है दोस्तों उसको उठाते हैं ऐसे। तो उसको उठाने के लिए, या ऐसे मान लो ये पैर है, इसको आपको उठाना है, तो फुट ड्रॉप ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पेशेंट जो है ये पैर का आगे वाला जो पार्ट है उसको उठा नहीं पाता है, खुद की मर्जी से ऐसे उठा नहीं पाता है। तो इस कंडीशन को हम किस नाम जानते हैं, फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं कि भाई जो फुट है ना वो काम नहीं कर रहा है, वो ड्रॉप हो गया, वो मतलब फुट जो है वो काम नहीं कर रहा है। चलने के लिए जो पर्सन है दोनों पैरों को जो उठा के इस प्रकार से चलता है वो, तो उनको उठा नहीं पाता है एक पैर को, ठीक है। जिस साइड उसको हेमीप्लेजिया हो गया उस साइड उस फुट को उठा नहीं पाएगा चलने के लिए। तो उसे उस कंडीशन को हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। या आप कह सकते हो कि पेशेंट जो है वो फुट का डोर्सिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, ऊपर की तरफ जो उठाता है वो इस प्रकार से वो चलने के लिए वो नहीं चल पाता है ऐसे। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन को हम किस नाम जानते हैं, फुट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। अभी कह रहे हैं फुट ड्रॉप को रोकना है आपको, एक नर्स उसको फुट ड्रॉप को रोकना है, तो पेशेंट के अंदर क्या करे, वो क्या यूज करे। तो इसमें देखो एक दे रखा है ब्लॉक, कि भाई ब्लॉक यूज करो। भाई ब्लॉक का यूज, फुट ड्रॉप का और ब्लॉक का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्लॉक्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बेड होते हैं जो खुद नहीं उठ पाते, तो उन बेड्स के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ पत्थर का बना हुआ या लकड़ी के बने हुए ब्लॉक्स यूज करते हैं और वो बेड के नीचे लगा देते हैं हम, ताकि वो जो बेड है दोस्तों वो क्या हो जाए, उठ जाए। जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो इस प्रकार से हम ब्लॉक का यूज करके बेड को क्या करते हैं, उठाते हैं। जैसे ये ब्लॉक्स बने हुए हैं, इन ब्लॉक को हमने यहाँ लगा दिया, जिससे बेड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर उठ जाएगा। तो ब्लॉक का और फुट ड्रॉप का कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है कि भाई ब्लॉक के कारण फुट ड्रॉप रुक जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये गलत है। सेकंड दोस्तों दे रखा है क्रेडल्स। क्रेडल्स क्या होते हैं कि जैसे कोई बेड है, ये बेड है दोस्तों,
और ये पेशेंट लेटा हुआ है। आपको इसके जो भी इसके ऊपर आप जो ब्लैंकेट लगा रहे हो, अब वो ब्लैंकेट ये चाहो कि भाई पेशेंट की बॉडी के ऊपर क्या ना हो, टच नहीं हो, तो हम लोहे का एक जाल लगा देते हैं और उस जाल के ऊपर क्या डाल देते हैं, हम ब्लैंकेट डाल देते हैं। तो वो जो जाल है वो किसके ऊपर पड़ेगा, उस ब्लैंकेट के ऊपर पड़ेगा, सॉरी उस लोहे के जाल पे पड़ेगा, जिसे हम क्रेडल बोलते हैं, जिसे हम क्रेडल के नाम से जानते हैं। तो उस क्रेडल के कारण वो बॉडी के ऊपर क्या नहीं होगा, टच नहीं होगा। अभी दिखाता हूं आपको, देखो इसमें दे रखा है, ये देखो दिस इज द क्रेडल, ये बेड है, यहाँ पर ये जाल सा बना रखा है और इसके ऊपर बेडशीट है। तो ये डायरेक्टली पेशेंट को क्या नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, क्रेडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लो कोई बर्न के पेशेंट हो, उनमें भी हम यूज करते हैं, या फिर पेशेंट को ज्यादा प्रेशर नहीं देना हो आपको बॉडी के ऊपर, तब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्रेडल का यूज करते हैं। फुट ड्रॉप में यहाँ भी ये भी क्रेडल है, देखो यहाँ पर डायरेक्टली नहीं है, इसके ऊपर ये डालकर फिर इसके ऊपर ब्लैंकेट डाला गया है। तो ये क्या है, बेड क्रेडल है। तो बेड क्रेडल का जो यूज है ना दोस्तों, वो हम फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए तो यूज नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो बेड क्रेडल भी ऐसे यूज नहीं किया जाता, ब्लॉक भी नहीं किया जाता। सैंड बैग्स, सैंड बैग्स क्या होते हैं, ऐसे बैग होते हैं दोस्तों जो जिनमें मिट्टी भर दी जाती है। तो ऐसे बैग्स को हम क्या करते हैं, सैंड बैग के नाम जानते हैं। कंफर्ट डिवाइस के रूप में यूज होते हैं। कई बार इमोबिलाइज करने के लिए भी एक जगह मूवमेंट नहीं हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इनको लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, सैंड बैग्स कहलाते हैं। तो इसका भी फुट ड्रॉप में कोई फायदा नहीं है। तो अब बचा क्या, एक आंसर ही बचा, उसको समझाता हूं मैं। तो स्प्लिंट जो है ना दोस्तों, ध्यान रखना, स्प्लिंट का यूज हम किस में करते हैं दोस्तों, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। अब स्प्लिंट में हम क्या करते हैं वो देखो आप, भाई पेशेंट को सपोर्ट देना है कि वो पैर से चल नहीं पा रहा है, तो उसको सपोर्ट देना जरूरी होता है कि भाई यहाँ की मसल्स हैं जो वो काम नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से बांध दिया जाता है उसके पैर को। यहाँ से ये इस प्रकार की एक डिवाइस आती है जिसमें, ठीक है, तो ये इसका सपोर्ट, यहाँ वाले पैर का जो सपोर्ट है वो यहाँ से मिलेगा। तो वो उठाएगा तो यहाँ से जो प्रेशर है दोस्तों वो लगा सकता है, क्योंकि यहाँ तो उसका जोर लग नहीं रहा पैर का। तो वो इस जगह से इस प्रकार से उसको बांध दिया जाता है। आप भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, ये स्प्लिंट फॉर फुट ड्रॉप लिख के, कि स्प्लिंट फॉर फुट ड्रॉप। तो इससे क्या होता है कि उसको थोड़ी सी पावर मिल जाती है कि वो अपने पैर का यूज करके, ऊपर वाले पार्ट का यूज करके दोस्तों उस पैर को क्या कर लेता है, वो उठा लेता है, थोड़ा सा बैलेंस बना लेता है। तो उससे फुट ड्रॉप होने में क्या होती है, प्रिवेंट होती है कि फुट जो एक जगह है वो रहता नहीं है, तो उसे पेशेंट को फुट ड्रॉप नहीं हो पाता है। कि भाई फुट जो ड्रॉप की जो कंडीशन है, मैं कह रहा हूँ कि जो पेशेंट हेमीप्लेजिया वगैरह चल नहीं पा रहा है वो, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है उसकी, ठीक हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, फुट ड्रॉप का यूज, सॉरी स्प्लिंट का यूज करते हैं फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए। एक इमेज और दिखाता हूँ, शायद और होगी एक इमेज इसमें। देखो ये भी एक फुट ड्रॉप का ही, वो स्प्लिंट का ही एग्जांपल है। जैसे इस प्रकार से पहन सकते हैं, जैसे एकदम जैसे कोई चप्पल सी पहन रखी हो और यहाँ तक इसमें सपोर्ट है, पूरा ऊपर तक सपोर्ट दे रखा है इसको पहना के, और यहाँ तक इसमें सपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, आपका स्प्लिंट है, दिस इज स्प्लिंट। तो स्प्लिंट का यूज करते हैं हम ताकि पेशेंट में क्या न हो, फुट ड्रॉप न हो। मतलब पैर जो है ना दोस्तों, वो चलेगा नहीं ना, तो एक अलाइनमेंट में नहीं रहेगा, तो वो उसके कारण क्या हो जाएगा, फुट ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें चलाना है, तो चलाने के लिए सपोर्ट देना जरूरी है। अब यहाँ पर तो सपोर्ट कैसे देंगे हम, पेशेंट को शुरू में हम क्या करते हैं, फुट ड्रॉप करवाने के लिए, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट देते हैं, और बाद में जब पेशेंट थोड़ा सा चलने लग जाता है तब उसको केन दे देते हैं, हम एक छड़ी दे देते हैं चलने के लिए। ठीक है, तो स्प्लिंट इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा कि फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्प्लिंट का यूज करते हैं। अब एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें समझाने कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की इमेज के द्वारा आपको समझाने की। बस आपको सिंपल सा क्या याद रखना है कि हेमीप्लेजिया के बाद, या लिखो ब्रेन अटैक के बाद, लिखो ब्रेन अटैक के बाद अगर पेशेंट को, ब्रेन अटैक के बाद अगर पेशेंट को, ब्रेन अटैक के बाद अगर पेशेंट को हेमीप्लेजिया होता है, हेमीप्लेजिया होता है, तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए, तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए स्प्लिंट का यूज किया जाता है, स्प्लिंट का यूज किया जाता है। ठीक है, फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम स्प्लिंट का यूज करते हैं, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
इस इमेज में देखो ये सैंड बैग लगा रखे हैं, इसने कंफर्ट के लिए लगा रखे हैं। कई बार जॉइंट को इमोबिलाइज करने के लिए, हेड को या फिर पैरों को इमोबिलाइज करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंपल सा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम द नर्स शुड अलाउ एन ओल्डर एडल्ट विद इन ए ब्रेन अटैक टू रिमेन इन द वन पोजीशन। मतलब पेशेंट है दोस्तों, कोई ओल्डर क्लाइंट है और ब्रेन अटैक का वो पेशेंट है। ठीक है, ओल्डर एडल्ट है वो और ब्रेन अटैक का पेशेंट है, तो उसको एक ही पोजीशन में रखना है। तो आपको कितनी देर में पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके प्रेशर सोर या अल्सर सोर हो जाएगा। तो बस सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इसमें कोई समझाने की बात ये नहीं है कितनी इतनी देर में। हम हर 1 से 2 घंटे के अंदर ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, पोजीशन चेंज करते हैं। अगर पोजीशन चेंज नहीं की तो दोस्तों वो जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्रेशर सोर हो जाएगा या अल्सर हो जाएगा उसका। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको। देखो, ब्रेन अटैक के बाद प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की पोजीशन हर 1 से 2 घंटे के बीच, हर 1 से 2 घंटे में चेंज करनी चाहिए, बस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें मैं कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना, और आपका भी नहीं करूंगा। इसमें ये नहीं बताऊंगा 3 घंटे में क्यों नहीं करते, 3 घंटे में भाई हो जाता है, प्रेशर सोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं करते 3 घंटे में। ठीक है, तो वो ऑप्शन समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्लाइंट विद ए हेमीप्रेसिस का क्लाइंट है, वीकनेस है उसको, हेमीप्लेजिया नहीं है उसको, है ना, इज रिलक्टेंट टू यूज ए कैन। उसे क्या कहा गया है कि भाई आपको कैन का यूज करना है। कैन क्या होती है दोस्तों, छड़ी होती है। जैसे गांव में बूढ़े आदमी चलते हैं ना पकड़ के, वैसे जो कैन है वो पकड़ कर चलने के लिए छड़ी होती है ये। तो द नर्स एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट द कैन इज नीडेड टू। इसमें कह रहा है कि नर्स भाई क्लाइंट को क्या एक्सप्लेन करे कि ये कैन क्या काम करेगी। तो दोस्तों उसके आधे साइड बॉडी के अंदर क्या है, वीकनेस है, तो चल तो लेगा वो, वीकनेस है तो आदमी चल तो लेगा। लेकिन एक बात बताओ, आपके आधे शरीर के अंदर वीकनेस हो अगर और आप चलोगे तो क्या आप पूरा बैलेंस बना पाओगे? आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, आप स्टेबल नहीं रह पाओगे। तो कैन देने से क्या होगा कि जिस साइड उसको स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो उस कैन का यूज करके उस साइड वो क्या बनाएगा दोस्तों, बैलेंस बनाएगा और स्टेबिलिटी बनाकर वो क्या कर सकता है, चल सकता है। बस सिंपल सी बात है कि कैन का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं बनाना इन क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये बैलेंस बनाता है, मेंटेन द बैलेंस टू इंप्रूव स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिना अगर कैन के चलेगा और एक साइड वीकनेस है दोस्तों, तो बैलेंस नहीं बनेगा, और बैलेंस नहीं बनेगा तो स्टेबिलिटी नहीं बनेगी। तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए वो उस कैन को पकड़ेगा और उसको पकड़ के सीधा चलेगा। बस सिंपल सी बात है। तो पेशेंट जो है वो मेंटेन करता है बैलेंस टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है, रिलीव द प्रेशर ऑन वेट बियरिंग ज्वाइंट। वेट बियरिंग जो ज्वाइंट है ना दोस्तों, उनके ऊपर क्या प्रेशर नहीं पड़ने देता। तो हेमीप्रेसिस में ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं होती कि भाई ज्वाइंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके तो मसल्स के अंदर जो है ना वो वीकनेस है, ज्वाइंट का यहाँ पर कोई लेना देना है भी नहीं, तो इसलिए कोई रिलीव नहीं करता प्रेशर को। प्रिवेंट फर्दर इंजरी टू वीकेंड द मसल। फर्दर इंजरी को ये प्रिवेंट करने का काम करता भी नहीं है। अगर आपने कैन का यूज किया और आप कंटिन्यू चलोगे तो आपकी जो मसल्स है ना वो उनमें स्ट्रेंथन होंगी, वो क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है, न कि वो फर्दर इंजरी को प्रिवेंट करेगा। अगर इंजरी होगी तो होगी, वो कैन कहां से रोकेगा उस इंजरी को। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, आप कंटिन्यू अगर चलते रहोगे कैन के सपोर्ट करके, तो आपकी जो मसल्स वो क्या हो जाएंगी, उनमें मजबूती आएगी, स्ट्रेंथ होगी वो। तो ये प्रिवेंट नहीं करता है, जबकि मसल्स को क्या करता है दोस्तों, स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट दे रखा है हेड इन। ये तो सबसे बकवास ऑप्शन है जो कि सबको गलत करना चाहिए, इसको तो हटा ही देना चाहिए। एड इन कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, कि भाई इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब आप बताओ ऐसे मूवमेंट जो कि दे ही रखा है इनवॉलेंट्री है, वो हमारी इच्छा से नहीं हो रहे, कोई भी मसल मूवमेंट जो अपने आप हो रहा है बिना हमारी इच्छा के हो रहा है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसी कोई भी डिवाइस ही नहीं बनी है ऐसी कि जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट को क्या करेगी दोस्तों, कंट्रोल करेगी। जो मूवमेंट इनवॉलेंट्री हो गए, जो अपने आप हो रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दोस्तों, उनको कंट्रोल कैसे कर सकती है कोई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सबसे बकवास ऑप्शन है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट, मेंटेन बैलेंस टू इंप्रूव द स्टेबिलिटी। तो लिखो इसमें, लिखो ब्रेन अटैक के बाद
ब्रेन अटैक के बाद हेमीप्रेसिस वाले क्लाइंट को कैन यूज करने की सलाह दी जाती है। कैन यूज करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि क्लाइंट बैलेंस बनाता है, तथा स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये जितने भी नर्सिंग मैनेजमेंट है ना आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे हमारे सारों को। आप एक पेज के अंदर लिख लो और फिर एक साथ याद करो ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ब्रेन अटैक के अंदर क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो सारी चीजें आपकी एक ही पेज के अंदर सारी हो जाएंगी, तब आपको इतना टफ भी नहीं लगेगा, है ना। अब क्या बार बार अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो सोचते हैं यार कितने क्वेश्चन हैं इसके, बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, और मैं छोड़ नहीं सकता कोई क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा हो गया तो छोड़ दूं, क्योंकि मैंने जब शुरू किया है ना तो खत्म करूंगा मैं उसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ऑन विच प्रिंसिपल, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है शुड ए नर्स। ये बहुत अजीब क्वेश्चन है, देखो इसको समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल शुड ए नर्स बेस क्लाइंट टीचिंग व्हेन प्लानिंग टू असिस्ट ए क्लाइंट टू रीस्टैब्लिश ए रेगुलर पैटर्न ऑफ डिफिकेशन। ठीक है, जो पेशेंट जो है दोस्तों वो स्टूल पास करता है, ठीक है, तो आपको एक उसका पैटर्न बनाना है, रेगुलर पैटर्न, कि भाई वो उसको इस समय डिफिकेशन करना है, ऐसे करना है। तो एक कौन सा प्रिंसिपल आप अपनाओगे जिसके कारण उसका रेगुलर पैटर्न बन जाए कि भाई मुझे इस समय डिफिकेशन पे जाना है, सुबह जाना है, शाम को जाना है, जिस भी टाइम उसको स्टूल पास करने के लिए जाना है, डिफिकेशन के जाना है, लैट्रिन करने के लिए जाना है दोस्तों, तो वो आपको रेगुलर पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो रेगुलर पैटर्न कैसे आप रीस्टैब्लिश करोगे इस क्लाइंट के अंदर। ऐसे सारे ऑप्शन ऐसे लगेंगे यार ये सही है, ये सही है, देखो लेकिन आंसर क्या आएगा, सीडेंटरी एक्टिविटीज प्रोड्यूस मसल सेटोनिक। ये कह रहा है कि भाई सीडेंटरी जो एक्टिविटीज अगर क्लाइंट करेगा तो उसके मसल्स में एटोनी हो जाएगी। बात सही है भाई, क्लाइंट अगर मान लो एक्टिविटी जो करते हैं ना उनको डिफिकेशन सही तरीके से होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अच्छा होता है, मसल्स के अंदर टोन आ जाती है। लेकिन जो पेशेंट सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो बात तो ये सही है, ये बात सही है। दूसरी बात सुनो, इंक्रीज्ड फ्लूइड प्रोमोट्स ईज ऑफ इवैक्यूएशन, कि भाई आप ज्यादा फ्लूइड लोगे ना तो स्टील पास करने में क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही बात, लेकिन आंसर दोनों का ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि भाई ये दोनों चीजें है ना, इस बात को ये बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों ही चीजें दोस्तों इवैक्यूएशन पे हेल्प करेंगी, मतलब लैट्रिन को पास करने में या फिर हम स्टूल को पास करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इवैक्यूएशन में हेल्प करती है दोस्तों, ये स्टूल पास करने में, डेफिकेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। बट इसका है ना रेगुलर पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आप पानी पीते रहते हो पूरे दिन में तो आपको एक फिक्स टाइम के ऊपर ही क्या होगा, आप डिफिकेशन करोगे या स्टूल पास करोगे क्या, ऐसा कोई लेना देना है क्या, इस चीज से कोई लेना देना है कि भाई आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपका जो स्टूल पास करने का टाइम है ना वो फिक्स हो जाएगा। आपको क्या करना है इसमें, ये बता रहा है कि भाई आपको रेगुलर पैटर्न बनाना है, डिफिकेशन का क्या बनाना है, आपको एक रेगुलर पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए आपका कौन सा प्रिंसिपल होना चाहिए, उसके लिए प्रिंसिपल होना चाहिए कि पेरिस्टाल्सिस इज इनिशिएटेड बाय गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। एक नर्स को इस बात का पता होना चाहिए कि भाई पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है ना, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो गैस्ट्रोकोलिक जो रिफ्लेक्स है ना दोस्तों उसके द्वारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स क्या है इसको समझो। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि भाई जैसे आप खाना खाते हो ना, तो खाना खाने के बाद दोस्तों वो जो पेशेंट है उसका स्टोमक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है, और स्टोमक को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो। तो इस स्टोमक के फुल होने के कारण जो इंटेस्टाइन है ना, उस इंटेस्टाइन के अंदर मूवमेंट से पेरिस्टाल्सिस क्या हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और इसको कोलोन बोलते हैं। तो इसको पूरा हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। मतलब स्टोमक के फुल होने के कारण जो इंटेस्टाइन है दोस्तों उनके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट होना। तो ये आपको क्या एक टाइम बताएगा कि भाई आपने अब खाना खाया, आपका स्टोमक फुल हुआ, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो 1 से 2 घंटे 2 से 4 घंटे के बाद आपको क्या करना है, डिफिकेशन करना है।
तो ये एक टाइम डिसाइड कर देगा, आपका रेगुलर पैटर्न बना देगा कि भाई आपको ऐसे खाना खाना है, इतने बजे पेशेंट को आपको खाना देना है। क्योंकि पेशेंट जो है ज्यादातर हो सकता है बेड रिडन भी क्लाइंट हो, ब्रेन अटैक का मान लो क्लाइंट है दोस्तों, उसको डिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या डायरेक्ट दे भी नहीं रखा है आपको, तो भी आपको एक रेगुलर पैटर्न बनाने के लिए ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि भाई जो क्लाइंट है वो जब भी उसका स्टमक फुल होता है तो उस समय उसका पेरिस्टल्स मूवमेंट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उस पेरिस्टल्स मूवमेंट के द्वारा वो जो खाना है वो स्टोमक से आगे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से आगे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके कुछ समय के बाद में वो क्या करेगा, स्टूल पास करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये दे रखा है कि भाई आपको ये प्रिंसिपल जरूर पता होना चाहिए कि नर्स को कि भाई पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है किसके द्वारा, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के द्वारा। इसी के द्वारा आप क्या बना सकते हो दोस्तों, एक पेशेंट का डिफिकेशन का एक रेगुलर पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट दे रखा है इनकेस पोटेशियम इज नीडेड फॉर नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। पहली बात तो पोटेशियम न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी के लिए जरूरी है भी नहीं, और अगर जरूरी होता भी तो इसका इससे कोई लेने देना है नहीं कि भाई रेगुलर पैटर्न बनाने में पोटेशियम का यहाँ पर कोई भी रोल होता नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी पेरिस्टाल्सिस इनिशिएटेड बाय द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। एक क्वेश्चन और आएगा उसमें यही ऑप्शन रहेगा, लेकिन आंसर वो नहीं होगा, वो मैं वहां पे बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा। तो लिख लो, देखो एक पेशेंट के डिफिकेशन के रेगुलर पैटर्न को बनाने के लिए नर्स को यह पता होना चाहिए कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के द्वारा स्टार्ट होता है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के द्वारा स्टार्ट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों, ए नर्स मे फाइंड दैट द ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, एक नर्स ये पा सकती है कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ए क्लाइंट विद ए ब्रेन अटैक नीड्स असिस्टेंस विद ईटिंग, कि भाई एक क्लाइंट को आपको अच्छा न्यूट्रिशन देना है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देना है, और आपको ये पता है कि क्लाइंट विद ब्रेन अटैक नीड्स असिस्टेंस विद ईटिंग। ठीक है, और जो क्लाइंट है ना दोस्तों उसको क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए जब वो खाना खाए। व्हाट शुड द नर्स डू, तो नर्स को क्या करना चाहिए। आपको ये पता लग गया कि भाई जो क्लाइंट है ना खुद खाना नहीं खा सकता, क्योंकि जो क्लाइंट है उसको ब्रेन अटैक हुआ है, और ब्रेन अटैक के कारण मान लो उसको हेमीप्लेजिया हुआ होगा, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, और खुद खाना वो पूरी तरह से खा भी नहीं सकता है कि भाई उसको खाना खुद ही खा लेगा वो। अब नर्स को पता चला कि भाई उसको असिस्टेंस की जरूरत है, तो नर्स को असिस्टेंस कैसे देगी, असिस्टेंस नर्स कैसे हेल्प करेगी, ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि भाई असिस्टेंस कैसे देगी नर्स। पहला दे रखा है रिक्वेस्ट दैट द क्लाइंट फूड बी प्यूरिड। ठीक है, आप क्लाइंट के जो फूड है ना दोस्तों उसको पतला कर दो, प्यूरिड कर दो, ताकि उसको खाने में प्रॉब्लम नहीं हो। इस प्रकार से नर्स उसकी हेल्प कर सकती है, ऐसे कह रहे हैं, गलत है ये बात। अगर क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ होता कि भाई जो क्लाइंट है ना उसको डिस्फेजिया है, भाई प्यूरिड करने की क्या जरूरत है, क्या क्लाइंट को डिस्फेजिया है। अगर क्लाइंट को डिस्फेजिया होता, भाई डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होती, तो हम उसको सॉफ्ट चीजें देते, प्यूरिड करते, खाने को क्या करते हम प्यूरिड करते। लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर ब्रेन अटैक के पेशेंट को डिस्फेजिया हो ही, डिस्फेजिया नहीं भी हो या हो भी सकता है, हमें क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा कि डिस्फेजिया है, तो इसलिए फूड को प्यूरिड करना जरूरी नहीं है। जरूरी कब होता, जब पेशेंट को क्या होता दोस्तों, डिस्फेजिया होता, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होती। अब यहाँ पर डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग नहीं है और आप बिना बात उस खाने को क्या कर रहे हो दोस्तों, प्यूरिड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, फीड द क्लाइंट टू कंजर्व द क्लाइंट्स एनर्जी। भाई आप एक काम करो कि आप क्लाइंट को खुद ही खिलाओ ताकि क्लाइंट की जो एनर्जी है ना सेव हो। बहुत गलत चीज है ये। क्या करोगे दोस्तों, कोई भी मान लो फैमिली मेंबर खिलाए या आप खिलाओ, जब आप खिलाते रहोगे ना तो पेशेंट जो है ना वो हेल्पलेस फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा यार मैं खुद कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं खाना भी खुद नहीं खा पा रहा। हेल्पलेस के कारण क्या होगा दोस्तों, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा उसके अंदर।
तो उस फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए हम क्लाइंट की हेल्प जरूर करेंगे, खाने में उसके असिस्ट जरूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा क्लाइंट हमारे ऊपर ही डिपेंड हो जाए। क्लाइंट को हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना है, क्योंकि क्लाइंट अगर डिपेंडेंट हुआ तो क्लाइंट जो है दोस्तों क्या फील करेगा, हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, वो हमको फील करवाना नहीं है। तो इसलिए कभी भी क्लाइंट को हम ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम ही खिलाएंगे, ये भी चीज क्या है, गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है ना, वो इंडिया के हिसाब से तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन वहां के हिसाब से अलग है। कैसे मैं बताता हूँ, हैव ए फैमिली मेंबर असिस्ट द क्लाइंट विद ईच मील। हमारे हॉस्पिटल में क्या करते हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें, प्राइवेट के तो चलो अच्छे हॉस्पिटल में बात नहीं कर रहा, उनको फैमिली मेंबर ही खिलाता है खाना। भाई अपने मरीज है, हमारे फैमिली का कोई मरीज है तो हम ही खिलाएंगे खाना। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए ये चीज क्या दे रखी है, अनरियलिस्टिक है। ये कह रहा है कि भाई क्लाइंट का जो फैमिली मेंबर है ना, वो असिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर खिला नहीं रहा हो, खिलाता तो वैसे भी गलत हो जाता है ऑप्शन, क्योंकि खिलाना नहीं है, सिर्फ हेल्प करनी है। लेकिन यहाँ पे हेल्प ही लिख रखा है, असिस्ट लिख रखा है। लेकिन वहां पर ये बताते हैं कि भाई हर समय फैमिली मेंबर अवेलेबल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पेशेंट आईसीयू में हो, और आईसीयू के अंदर पेशेंट है दोस्तों, उसको हर समय फैमिली मेंबर तो मिलेगा नहीं, तो कौन मिलेगा, स्टाफ नर्स हेल्प, तो हम मिलेंगे। और हम क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे। तो ये चीज क्या है, अनरियलिस्टिक है कि भाई हर समय एवरी टाइम जो फैमिली मेंबर है वो दोस्तों वो प्रेजेंट नहीं रहता है। एवरी टाइम जो फैमिली मेंबर है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए वो हर समय असिस्ट नहीं कर सकता। तो ये भी चीज क्या है, गलत है। तो राइट जो आंसर आएगा दोस्तों, दैट वुड बी क्या होगा वो, कि आपको क्या करना है, एनकरेज करना है क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन द फीडिंग प्रोसेस। मतलब हम जो खिला रहे हैं ना, हम उसको फीडिंग करवा रहे हैं, उसमें वो खुद भी क्या करे, पार्टिसिपेट करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे, ताकि जो क्लाइंट है वो हेल्पलेस भी फील नहीं करे और उसको जो एनर्जी है वो भी मिले। ठीक है, ताकि जो क्लाइंट उसको एनर्जी भी मिले, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन भी मिले, और वो हेल्पलेस भी फील नहीं करे। इसलिए हम क्लाइंट को एनकरेज करेंगे कि वो जब हम खाना उसको दें तो वो खुद भी क्या करे, उसमें पार्टिसिपेट करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एनकरेज द क्लाइंट टू पार्टिसिपेट इन द फीडिंग प्रोसेस। लिख लो। देखो, ब्रेन अटैक के बाद ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को प्रमोट करने के लिए ये लाइन लिखवा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। नर्स को पेशेंट को खाना खाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। ब्रैकेट में ये भी लिख लो, चाहिए आगे लिख लो, ताकि पेशेंट हेल्पलेस फील ना करे। ताकि पेशेंट, ऐसा नहीं कि आप ही खिलाने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि पेशेंट हेल्पलेस फील ना करे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर बाद में लिखते रहना आराम से। आगे कुछ नहीं लिखा है, फील ना करे, बस ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विद ए ब्रेन अटैक बिकम्स। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर वो ऑप्शन भी दे रखा है, लेकिन आंसर वो नहीं आएगा। ठीक, कई क्वेश्चन अजीब से है ना इसमें। ए क्लाइंट विद ए ब्रेन अटैक बिकम्स इनकॉन्टिनेंट ऑफ फीसेज। मतलब कि स्टूल, जैसे यूरिन के ऊपर इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है ना, मतलब यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, कभी भी यूरिन पास कर देता है। तो ऐसे ही जो पेशेंट है दोस्तों, वो फीसेज के ऊपर स्टूल पास करने में भी क्या नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इनकॉन्टिनेंट ऑफ फीसेज के नाम से इसे जानते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग एक्शन टू सपोर्ट द सक्सेस ऑफ ए बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप क्लाइंट को ट्रेनिंग दे रहे हो कि भाई वो सही तरीके से क्या कर पाए दोस्तों, स्टूल पास करे। आप ये चाहते हो कि पेशेंट क्या करे, सही तरह से स्टूल पास करे। तो नर्स को क्या नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए ताकि उसको बाउल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो क्या हो जाए दोस्तों, सक्सेसफुल हो जाए। पहला क्या दे रखा है इसमें कि यूज करो मेडिकेशंस को टू इंड्यूस द एलिमिनेशन। भाई पेशेंट को पहले से इनकॉन्टिनेंस है,
उसको जरूरत नहीं है मेडिकेशन की, लेकिन मान लो फिर भी आप मेडिकेशन देकर ये कोशिश करो कि वो जल्दी सी अपना जो बाउल है उसको खाली कर दे, इंटेस्टाइन को खाली कर दे, ताकि स्टूल रहे ही नहीं, तो स्टूल नहीं रहेगा तो इनकॉन्टिनेंस नहीं रहेगा। बट अगर आप मेडिकेशंस दोगे तो कौन सी दोगे, लैक्सेटिव्स दोगे। जो लैक्सेटिव्स आप जो दोगे दोस्तों वो क्या कोज करती है, डिपेंडेंस कोज करती हैं। फिर पेशेंट को बिना इनका यूज किए हुए वो स्टूल पास ही नहीं कर पाएगा बाद में। इसलिए हम कभी भी पेशेंट को बाउल ट्रेनिंग देने के लिए हम उसे मेडिकेशंस का यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थर्ड दे रखा है इसमें, कंसिडरिंग द प्रीवियस हैबिट एसोसिएटेड विद डिफिकेशन, कि भाई उसकी पहले की जैसी हैबिट थी ना, आपको वो मानकर क्या करवाना है, उसको ट्रेनिंग करवानी है। तो ये गलत चीज है। क्यों? आपको उसको वापस से नॉर्मल करना है उस पेशेंट को कि भाई उसका इनकॉन्टिनेंस नहीं रहे, और आप पहले की हैबिट से और अब की हैबिट नहीं जोड़ सकते हो। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय पेशेंट क्या था, नॉर्मल था। अब वो क्या हो रहा है दोस्तों, वो डिजीज कंडीशन के अंदर है। तो डिजीज कंडीशन के कारण उसकी सब चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। पहले तो उसको इनकॉन्टिनेंस भी नहीं था ना, बीमारी से पहले तो इनकॉन्टिनेंस नहीं था, तो उस समय उस तरीके से वो स्टूल पास करता था। लेकिन अब उसे क्या हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, उसके स्फिंक्टर्स पे कंट्रोल नहीं है उसका। ठीक है, इसलिए पहले के पैटर्न में और अब के पैटर्न में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो हम पहले के प्रीवियस हैबिट के अकॉर्डिंग हम ये चाहें कि पेशेंट अभी भी डिफिकेशन करे दोस्तों, ये भी क्या नहीं है, संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या देखा है कि टाइमिंग ऑफ एलिमिनेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। वहां पर जो ऑप्शन दे रखा था, वहां पर एक पेशेंट नॉर्मल था, उसे इनकॉन्टिनेंस नहीं था, वहां पर इनकॉन्टिनेंस नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक निश्चित टाइम बना सकते हैं कि भाई इस टाइम पे आप क्या कर लो, आप स्टूल पास करके आओ आप अपना, ठीक है, डिफिकेशन करो आप। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको इनकॉन्टिनेंस नहीं है, तो वो उस समय कर सकता है। लेकिन यहां पर जो दोस्तों पेशेंट को क्या है, इनकॉन्टिनेंस है, उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, इनकॉन्टिनेंस है। तो इनकॉन्टिनेंस के कारण हम सिर्फ गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के ऊपर नहीं टिक सकते कि भाई गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होगा तभी वो स्टूल पास करेगा, तो वो चीज क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। अब हमें उसके लिए अलग से टाइम बनाना पड़ेगा कि भाई वो इस समय आपको भाई हर 2 घंटे में, आप देखो इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या हुआ, अपने आप स्टूल पास करना, वो बेड के ऊपर अपने आप स्टूल पास कर रहा है। इससे अच्छा है आप क्या करवाओ उसको, आप उसको हर 2 घंटे में लेकर जाओ और लेकर जाके वहां पे उसको स्टूल पास करवाओ, तो वो बेटर रहेगा। इसके ऊपर तो डिपेंड रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पेशेंट नहीं है ये कि भाई इसको आपने मॉर्निंग में करवा दिया, इवनिंग में करवा दिया, काम खत्म, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स से खाना खाया, उसके बाद 2 घंटे के बाद आप उसको लेके गए, ठीक है भाई स्टूल पास कर लिया। वो नॉर्मल पेशेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो उसको मॉर्निंग इवनिंग में करवाने से कोई फायदा होगा नहीं कि उसने खाना, तो ऐसे तो है नहीं कि वो हमेशा खाना खाता रहेगा और आप उसके खाने के ऊपर डिपेंड है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन तो सॉरी इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसेस तो यहाँ पर खाने पर डिपेंड नहीं है ना, उसको बार बार इनकॉन्टिनेंस होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हम उसको एक डेफिनेट टाइम बनाएंगे कि वो जितनी बार भी अटेम्प्ट करे इवैक्यूएशन को, तो उसके ऊपर क्या रहे, वो जुड़ा रहे। भाई आपको हर 2 घंटे में जाना है, हर 3 घंटे में जाना है, हर 1 घंटे में जाना है, ताकि जो उसका इनकॉन्टिनेंट फीसेस जो है वो अपने आप जो हो रहा है वो क्या हो दोस्तों, कम हो, अपने आप नहीं हो, वो कहे कि मैं खुद पास करके आता हूं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपको क्लाइंट को क्या करना है, एडेयर करना है टू ए डेफिनेट टाइम फॉर अटेम्प्टेड इवैक्यूएशन, कि भाई आप बार बार कोशिश करो, अटेम्प्ट करो इवैक्यूएशन करने की, स्टूल को पास करने की। आपको एक डेफिनेट टाइम पे जुड़े हुए रहना है, अडेयर रहना है, उसमें चिपक के रहना है, तो तभी आपको क्या मिल सकता है, आपको बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सक्सेस मिल सकती है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, मैं खुद भी मानता हूं, बट आपको समझाना मेरा फर्ज था तो मैंने आपको समझाया। तो लिखो, अगर ब्रेन अटैक के बाद किसी पेशेंट को, अगर ब्रेन अटैक के बाद किसी पेशेंट को फीसेज इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता स्टूल पास करने में, वो इनकॉन्टिनेंस होता है, तो नर्स को उसके स्टूल को पास करवाने के लिए डेफिनेट टाइम्स लिखो, टाइम्स फिक्स करने चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिया मैंने इसे। फिर भी आप इसके ब्रैकेट में जो आंसर है ना उसको लिख लो एक बार, ताकि आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप इसको समझ जाओ। ये भी लिख लो ब्रैकेट में, एडेयर टू ए डेफिनेट टाइम
फॉर अटेम्प्टेड इवैक्यूएशन। तो जितनी बार इवैक्यूएशन के लिए अटेम्प्ट करें उसके लिए आप एक डेफिनेट टाइम बना दो कि हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, ऐसे समय ऐसे नहीं कि 2 बजे 4 बजे, ऐसे नहीं, हर 2 घंटे में जितनी भी देर में आप बनाना चाहो उस हिसाब से, जिस हिसाब से उसका इनकॉन्टिनेंस है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, अभी तक फिजिकल इनकॉन्टिनेंस था, अब उसको बेचारे को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया एज द रिजल्ट ऑफ ए ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक के कारण उसको व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर टू लिमिट द अकरेंस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कम करना है तो आप कैसे कम करोगे, क्या चीज आप इंक्लूड करोगे अपनी नर्सिंग प्लान में, इस क्वेश्चन में यही पूछा है। पहला क्या दे रखा है कि इंसर्ट ए यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। भाई आपने कैथेटर अगर किसी भी क्लाइंट के, मान लो आपने फोलेज कैथेटर डाल दिया, कैथेटर क्या काम करेगा, इस ब्लैडर को एम्प्टी करता रहेगा, कभी भी फुल नहीं होने देगा। और ये हमेशा जब भी अटोनी नहीं रहती है ना, सॉरी एम्प्टी रहता है ब्लैडर, तो उसके कारण मसल्स में क्या हो जाती है दोस्तों, अटोनी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मसल्स काम ही नहीं करेंगी, मसल्स तो फुल ही नहीं होगा ब्लैडर तो कभी भी, क्योंकि जितना भी होगा वो फोलेज के थ्रू बाहर निकलता जाएगा। अब जब ब्लैडर भरेगा ही नहीं तो उसकी मसल्स के अंदर टोन तो आएगी नहीं, और अगर मसल्स में टोन नहीं आएगी, अटोनी नहीं रहेगा, तो इससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, फोलेज कैथेटराइजेशन जो है ना, दैट शुड नॉट बी द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्यों? क्योंकि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है उसको ये क्या करता है, बढ़ावा देता है, इससे और ज्यादा बढ़ता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट, ये गलत हो गया। एनकरेज एंड इंक्रीज इन द इनटेक ऑफ कैफीन, कि आप इसमें दे रखा है भाई कैफीन के इनटेक को क्या करो, आप बढ़ावा दो, बहुत गलत ऑप्शन है ये। ध्यान रखना, कैफीन क्या काम करता है, पहला काम तो दोस्तों कैफीन ये करता है कि खुद डायूरेटिक है ये। अगर आप मान लो यूरिन प्रोड्यूस करने वाले एजेंट दोगे, डायूरेटिक्स दोगे, तो इससे यूरिन और बनेगा, और बनेगा तो इनकॉन्टिनेंस और ज्यादा होगा। दूसरा दोस्तों, ये ब्लैडर को भी इरिटेट करता है। कैफीन जो होता है वो क्या करता है, ब्लैडर को इरिटेट करता है, और अगर ब्लैडर का इरिटेशन होगा तो उसके कारण भी इनकॉन्टिनेंस क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। कैफीन जो है वो 2 तरीकों से बढ़ाएगा, एक भी नहीं, कैफीन तो 2 तरीकों से इनकॉन्टिनेंस को बढ़ाएगा, डायूरेटिक का काम करके और ब्लैडर को इरिटेट करके भी इनकॉन्टिनेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या रखा है, सजेस्ट दैट ए कार्बोनेटेड बेवरेज, मतलब ऐसी जो पीने की ड्रिंक्स जिनके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं दोस्तों, उनका यूज करो। कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक्स जो होती है ना दोस्तों, वो हमेशा क्या काम करवाती है, ब्लैडर का इरिटेशन करवाती है। कार्बोनेटेड क्या करवाती है, ब्लैडर का इरिटेशन। डायूरेटिक के रूप में तो काम नहीं करती है ये, बट ये इरिटेशन करवाती है, और जब इरिटेशन होगा तो वही चीज इनकॉन्टिनेंस और ज्यादा बढ़ेगा। ब्लैडर इरिटेट हो गया तो वो चाहेगा कि यूरिन को बाहर निकाल दो, तो और ज्यादा बाहर निकलेगा तो और इनकॉन्टिनेंस बढ़ेगा। तो फोलेज भी बढ़ाता है, ठीक है, यहाँ पर कैफीन भी बढ़ाता है और कार्बोनेटेड बेवरेज भी बढ़ाते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सबको पता लग गया, इंस्टीट्यूट मेजर्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कभी भी नहीं लग रहा होगा आपको ये आंसर आएगा, लेकिन यही आंसर आएगा। मैं कारण बताता हूँ आपको दोस्तों। जब भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो जो स्टूल जो है ना, जो बाउल के अंदर है, जो इंटेस्टाइन के अंदर है, वो ब्लैडर के ऊपर क्या करता है, कंप्रेस करता है ब्लैडर को, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाता है वो। और जो ब्लैडर के ऊपर जो प्रेस क्रिएट होता है ना, रेक्टम के अंदर मान लो स्टूल है, ये स्टूल जो है दोस्तों, ये ब्लैडर के ऊपर क्या करता है, कंप्रेस करता है ब्लैडर को। और ब्लैडर जब कंप्रेस होगा तो उसके कारण क्या होगा, यूरिन बाहर निकलेगा, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। उसके कारण क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। इसलिए हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए कि पेशेंट को क्या न हो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। देखो कितना अलग आंसर है इसका ना, लेकिन यही इसका आंसर आएगा। तो लिख लो, लिखो, ब्रेन अटैक के बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करने के लिए नर्स को कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। वो कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के कारण, लिख लो, तो कभी 6 महीने बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि सर
कॉन्स्टिपेशन और इसका कहां लेना देना कर दिया सर ने, अजीब ही जोड़ दिया। देखो कॉन्स्टिपेशन के कारण ब्लैडर कंप्रेस होता है, ब्लैडर कंप्रेस होता है जिससे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, अब सिंपल क्वेश्चन है, द स्पाउस ऑफ ए क्लाइंट हु हैड ए ब्रेन अटैक। ठीक है, किसी का पार्टनर है मान लो, उसको क्या हुआ दोस्तों, ब्रेन अटैक आया, सीम्स अनेबल टू एक्सेप्ट, वो ये नहीं मान रहा, ठीक है, उसको जो पार्टनर है वो ये नहीं मान रहा, क्या नहीं मान रहा, सीम्स अनेबल टू एक्सेप्ट द कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को दैट द क्लाइंट मस्ट बी एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट इन सेल्फ केयर। आप पेशेंट के पार्टनर को ये कह रहे हो, ठीक है, पेशेंट के पार्टनर को आप क्या कह रहे हो दोस्तों, उसके स्पाउस को आप ये कह रहे हो कि भाई आपको है ना पेशेंट की जब भी आप केयर करो तो पेशेंट को भी पार्टिसिपेट करवाओ आप, ऐसे नहीं कि आप खुद ही उसको खाना खिला रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि पहले खाना खिलाओगे, अगर उसको खुद खाना खिलाओगे तो उसके अंदर क्या आएगी, सेल्फ स्टीम गिरेगी उसकी, ठीक है, वो हेल्पलेस फील करेगा खुद को, फ्रस्ट्रेट, लेकिन वो मानने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है इस बात को, अनेबल टू एक्सेप्ट, वो ये नहीं मान पा रहा कि भाई जो क्लाइंट है वो उसको भी एनकरेज करना चाहिए किस चीज के लिए, भाई उस खुद की केयर के लिए, मतलब पेशेंट की खुद की केयर के लिए वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे, खुद पेशेंट क्या करे, पार्टिसिपेट करे, वो मान नहीं रहा ये बात को। व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, ठीक है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में उसका जो फादर होता है वो नहीं मानता ना, वो कह रहा है नहीं लगी, वो कह रहा है कहाँ लगी है, चोट लगी है तेरे को, बैठ जाओ। ऐसे ही उसका पार्टनर जो स्पाउस है वो भी यही ऐसे कर रहा है, नहीं ये खुद कैसे करेगा, ये कर ही नहीं पाएगा, ये तो बैठा हुआ है, ये तो परेशान है, इसको तो ब्रेन अटैक आया है, तो आप जो कह रहे हो नहीं इसको आपको खुद को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, तो आपको क्या कहना चाहिए दोस्तों उसको, ताकि वो करे। पहला क्या है, टेल द स्पाउस टू लेट द क्लाइंट डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, तो आप उसको ये कहो कि भाई आप एक काम करो, क्लाइंट को सब चीजें खुद करने दो, तो ये चीज गलत है। क्लाइंट जो है दोस्तों उसको मान लो हेमीप्लेजिया है, हेमीप्रेसिस है, ब्रेन अटैक है, तो जो क्लाइंट है दोस्तों ये चीजें खुद कर ही नहीं सकता, अगर कर ही सकता तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, कैंट डू, उसको नीड, हेल्प की तो नीड है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा काम आप उसी से करवाओ, वो भी गलत है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा काम आप खुद ही कर दो वो भी गलत है, और उससे करवाओ वो भी गलत है, आपको खुद उसको क्या करना है, असिस्ट करना है उसको। तो टेल द स्पाउस टू लेट द क्लाइंट डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, इस केस में क्या नहीं है दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट जो है वो वीक है, कमजोर है, पैरालाइज्ड है, और उस कंडीशन के अंदर पेशेंट खुद नहीं कर सकता ये काम। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, अलाउ द स्पाउस टू अज्यूम टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइंट केयर, दूसरे ऑप्शन में उल्टा लिख दिया कि भाई सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दो, आप स्पाउस को दे दो। तो पहली बात तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट के प्रति, दूसरी बात हम टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी नहीं दे सकते कि क्लाइंट जो है दोस्तों फिर वो क्या फील करने लग जाएगा, हेल्पलेस फील करेगा, खुद को ये मानेगा कि मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। एक्सप्लेन दैट द नर्सिंग स्टाफ हैज फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइंट एक्टिविटीज, कि भाई आप उसको ये कहो कि नर्सिंग स्टाफ की फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात ठीक है कि भाई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बात ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमें उसको इस चीज के लिए समझाना है कि भाई जो क्लाइंट है ना उसको क्यों पार्टिसिपेट करवाएं हम। अब इस सेंटेंस से ये चीज नहीं पता चल रही ना, इसमें तो ये आपने कह दिया कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और वो ये पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ कि मेरा जो पेशेंट है ना वो खुद क्यों पार्टिसिपेट करे, खाना खाए तो वो खुद क्यों कोशिश करे, आप उसको खुद ही खिलाओ चम्मच से या मैं खिलाऊंगी चम्मच से। तो इस क्वेश्चन की इस ऑप्शन से ये नहीं पता चल रहा दोस्तों कि उस पेशेंट को क्यों हम पार्टिसिपेट करवाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों दैट इज द राइट आंसर, आस्क द स्पाउस को ये बताओ फॉर असिस्टेंस, कि भाई आपको उसको असिस्ट करना है इन प्लानिंग दोज एक्टिविटीज मोस्ट हेल्पफुल टू द क्लाइंट, कि भाई आपको उसको क्या करवाना है, असिस्ट करवाना है, हमें यही चीज तो समझाना है, उसको असिस्ट करवाना है उन सभी एक्टिविटीज के अंदर जो कि क्लाइंट के लिए क्या है दोस्तों, हेल्पफुल है, क्योंकि क्लाइंट को नीड जरूरत है हेल्प की, लेकिन हम उस पर पूरे डिपेंड भी नहीं हो सकते, सब पूरा उस पर भी नहीं छोड़ सकते, और सब कुछ हम भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसकी खुद की भी सेल्फ स्टीम है, कुछ खुद की भी उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो फ्रस्ट्रेट फील करने लग जाएगा अगर आपने इसको पूरी तरह से अगर वो आपके ऊपर क्या हो गया, डिपेंड हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, कि आस्क द स्पाउस फॉर असिस्टेंस इन प्लानिंग दोज एक्टिविटीज मोस्ट हेल्पफुल टू द क्लाइंट। तो लिखो
ब्रेन अटैक के बाद, ब्रेन अटैक के बाद फैमिली मेंबर को, फैमिली मेंबर को, मैं स्पाउस नहीं लिखूंगा, हो सकता है कि क्वेश्चन स्पाउस नहीं लिखा हुआ है, कोई फैमिली मेंबर आ जाए। फैमिली मेंबर को पेशेंट की एक्टिविटीज में, पेशेंट की एक्टिविटीज में, एक्टिविटीज में असिस्टेंस के लिए के बाद फैमिली मेंबर को, फैमिली मेंबर को पेशेंट की एक्टिविटीज में असिस्टेंस के लिए प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। आप उसको जब रहे ना उस समय आप उसको प्रमोट करोगे, ऐसे नहीं है कि आप उसके ऊपर ही छोड़ दोगे कि आप उसको खाना भी नहीं खिला रहे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो था फिर उसको तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, कॉन्ट्राइंडिकेटरी हो जाएगा। आप क्वेश्चन उसमें तो आप ये कह रहे थे कि फैमिली मेंबर हमेशा अवेलेबल थोड़ी है, इसलिए तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई प्लानिंग करोगे आप पहले से कि भाई आप इस समय अवेलेबल रहते हो, इस समय जो भी एक्टिविटीज होंगी उसमें आप क्या करना, असिस्ट करना। जब नहीं रहोगे तब हम हैं ही, तब हम असिस्ट करेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप उस क्वेश्चन के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटरी नहीं हो जाओ कि उस क्वेश्चन में तो सर आपने ये कहा था कि फैमिली मेंबर क्यों करवाएंगे, खाना क्यों खिलाएंगे फैमिली मेंबर तो हमेशा अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए तो हम प्लान कर रहे हैं ना कि जब फैमिली मेंबर अवेलेबल होगा, देखो असिस्टेंस इन प्लानिंग दोज एक्टिविटीज, हम प्लान करेंगे भाई कि आप कल आओगे, कल आप इतने बजे से इतने बजे तक रहोगे, तब उस दौरान आप क्या करना, असिस्ट करना। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पाउस ऑफ ए क्लाइंट विद ए ब्रेन अटैक। ठीक है, एक स्पाउस है, क्लाइंट का स्पाउस है, ब्रेन अटैक के बाद इंसिस्ट ऑन डूइंग एवरीथिंग फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग विजिट। तो मतलब क्लाइंट से जब भी मिलने आता है ना, क्या कहता है सब काम मैं करूंगा, जो भी काम करवाओगे मुझसे मैं करूंगा, मेरे मरीज से कोई काम मत करवाओ। बात वही होगी, पिछले वाले की तरह ही होगी लगभग। आफ्टर दीज विजिट्स द क्लाइंट सीम्स टू बी डिप्रेस्ड, लेकिन उसके बाद क्लाइंट जो है ना दोस्तों वो डिप्रेस्ड फील हो रहा है। वो वही बात जो मैंने आपको पहले समझा दी थी, भाई जो क्लाइंट है ना डिप्रेस फील होगा ही। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि यार मैं हर चीज के ऊपर तो डिपेंडेंट हूँ, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसको खुद की जो सेल्फ स्टीम है वो गिर जाएगी, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट गिर जाएगी उसकी कि मैं क्या कर रहा हूँ, सब चीज में डिपेंड हूँ। इसलिए हमें क्लाइंट को सिर्फ असिस्ट करवाने की जरूरत होती है दोस्तों, कंप्लीटली टोटली ऐसे नहीं कि आप पूरा का पूरा क्लाइंट का हर काम कर दो, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा था कि वो हर चीज कर रहा है, डूइंग एवरीथिंग फॉर द क्लाइंट, ऐसा नहीं करना चाहिए। द नर्स अंडरस्टैंड दैट दीज विजिट्स प्रोबेबली हैव वॉट इफेक्ट ऑन द क्लाइंट। तो नर्स को ये समझना चाहिए कि ये जो विजिट्स जो है ना ये क्लाइंट के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। मतलब विजिट का मतलब जो फैमिली मेंबर आ रहा है ना, स्पाउस आ रहा है और हर चीज ही कर रहा है उसके लिए, उसके कारण क्लाइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो क्लाइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, फीलिंग द लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लाइंट ये सोचेगा कि मैं कभी भी इंडिपेंडेंट तो रह ही नहीं पाऊंगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह कंप्लीटली क्या हूं दोस्तों, डिपेंडेंट हूं। इसलिए क्लाइंट को, आपको मैंने आपको पहले बताया कि हर चीज क्लाइंट को खुद को नहीं करवानी है। ये कंसेप्ट है, ये आपके माइंड में बनाओगे, हर चीज क्लाइंट को नहीं करवानी। कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए आपके इससे। पहले देखा लॉसिंग द फेथ इन द फ्यूचर, ये धीरे धीरे होगा, आगे होगा। अभी क्लाइंट इस फेज में है कि वो खुद फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस में होगा, आगे आगे उसको ये भी लगने लग जाएगा, ठीक है, कि वो फ्यूचर के ऊपर क्या फेथ है उसको, वो सब गायब हो जाएगा। गिल्ट फील करने लग जाएगा, जो कि अभी वो फील नहीं कर रहा, अभी तो वो इंडिपेंडेंस की फीलिंग फील कर रहा है। रिकॉग्नाइजिंग दैट द स्पाउस इज नाउ द लीडर इन द रिलेशनशिप, कि हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें वो लीडर बन गई है वो। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी इतनी जल्दी नहीं आती है, इट विल टेक टाइम। तो स्टार्टिंग में क्या फील करेगा वो, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस क्या करता है दोस्तों, फील करता है। तो लिख लो कि अगर, लिखो अगर ब्रेन अटैक के बाद, अगर ब्रेन अटैक के बाद फैमिली मेंबर मरीज को खुद कुछ भी नहीं करने देते, मरीज को खुद कुछ भी नहीं करने देते, कुछ भी नहीं करने देते और सब कुछ खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। इससे पेशेंट इंडिपेंडेंस की फीलिंग खो देता है। इससे पेशेंट इंडिपेंडेंस की फीलिंग खो देता है
खो देता है तथा डिप्रेस फील कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना, डिप्रेस फील कर रहा है वो, तथा डिप्रेस फील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज हैविंग, अब बहुत अच्छे दो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही ये, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा समझाया भी था। तीन प्रकार का एफएजीए मैंने बताया था, एक एक्सप्रेसिव, एक रिसेप्टिव और एक ग्लोबल। एक्सप्रेसिव में क्या नहीं कर पाता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता दोस्तों, किसी भी चीज को उसको बोलना है ना, वो बोल नहीं पाता है वो, ठीक है। जैसे उसको लिखना है तो राइट भी नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। और रिसेप्टिव जो होता है उसमें वो समझ नहीं पाता चीजों को कि सामने वाला क्या बोल रहा है, किताब में लिखा हुआ है क्या है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, कोई कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है उनको नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये अंतर होता है। तो अब इसको समझते हैं हम। एक क्लाइंट इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एक क्लाइंट इज डायग्नोज्ड एज ए हैविंग द एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक क्लाइंट है दोस्तों, उसको डायग्नोज किया गया और उसको क्या हो रहा है, एक्सप्रेसिव एफेजिया हो रहा है। होता क्यों है वो मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा दिया कि फ्रंटल लोब के अंदर पाया जाने वाला ब्रोकाज जो एरिया है उसके अंदर अगर इंजरी होती है ना तो एक्सप्रेसिव एफेजिया होगा। और अगर टेम्पोरल लोब के वर्निक्स अगर एरिया के अंदर स्पीच जो एरिया है, सेंसरी स्पीच एरिया है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो रिसेप्टिव एफेजिया होगा। और अगर दोनों में होती है तो ग्लोबल एफेजिया होगा। तो अब उस क्लाइंट को कौन से दोस्तों, एक्सप्रेसिव एफेजिया, मतलब ब्रोकाज एरिया के अंदर प्रॉब्लम है और वो बोल नहीं पाता है चीजों को। What type of impairment does the nurse expect the client to exhibit? आप बताओ कि कौन सी ऐसी इंपेयरमेंट है दोस्तों जो कि क्लाइंट को होगा, जो आप एक्सपेक्ट करोगे क्लाइंट के अंदर ये होगा। पहला क्या दे रखा है, स्पीकिंग और राइटिंग, बिल्कुल सही। भाई राइट करने के लिए भी थिंक करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो वो चीज वो नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, स्पीकिंग नहीं कर पाता है। स्पीकिंग करना राइटिंग करना एक ही बात हो गई है ना, स्पीकिंग करना और राइटिंग करना यहाँ पर एक ही बात हो गई। भाई अगर वो ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि उसको डिसअर्थरिया है, डिसअर्थरिया में तो उसको क्या होता है, बोलने में प्रॉब्लम होती है किसी कारण, मसल्स की पैरालिसिस के कारण। अब मसल्स की पैरालिसिस नहीं है उसको, वो बोल सकता है, बट उसके ब्रेन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉब्लम होगी किसमें, स्पीकिंग में, और सेम प्रॉब्लम किसमें होगी, राइटिंग में। रीडिंग में नहीं होगी, क्यों, रीडिंग में समझना है, और वो किसमें होता है, रिसेप्टिव एफेजिया में होता है वो समझना। कोई उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ बता रहा है, वो नहीं समझ पाएगा, वो भी किसमें होगा, रिसेप्टिव एफेजिया में होगा। तो ध्यान रखना, एक्सप्रेसिव एफेजिया में उसे हमेशा किस चीज की प्रॉब्लम होगी, स्पीकिंग में और राइटिंग में प्रॉब्लम होगी। जबकि रिसेप्टिव एफेजिया में से प्रॉब्लम होगी फॉलोइंग द स्पेसिफिक, जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाएंगे उनको समझने में, वो समझ नहीं पाएगा सामने वाला क्या कर रहा है, वो रिसेप्टिव एफेजिया में होगा। अंडरस्टैंडिंग द स्पीच और राइटिंग, देखो ये राइटिंग नहीं लिख रहा है, ये राइटिंग को समझना लिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग द स्पीच और राइटिंग, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना। अगर राइटिंग आता है तो वो एक्सप्रेसिव है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द राइटिंग आता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका रिसेप्टिव हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग द स्पीच और रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स फॉर फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, भाई जो भी चीज उसने देखी हुई है पहले उनको पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना, तो वो तो अंडरस्टैंड करना ही हो गया ना, तो वो भी क्या होता है आपका दोस्तों, रिसेप्टिव एफेजिया। तो ये तीनों चीजें किसमें होती हैं, रिसेप्टिव एफेजिया में होती है। तीनों की तीनों चीजें किसमें होंगी दोस्तों, रिसेप्टिव एफेजिया में होगी। और सिर्फ अकेली क्या चीज होगी, स्पीकिंग और राइटिंग किसमें होती है, एक्सप्रेसिव एफेजिया में होती है। तो लिखो, एक्सप्रेसिव एफेजिया में क्लाइंट को स्पीकिंग और राइटिंग में दिक्कत होती है। स्पीकिंग और OR लिखना, और राइटिंग में, या एंड भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकिंग एंड राइटिंग लिख सकते हो। राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। और अगर आप लिखना चाहो तो पूरा और भी लिख सकते हो कि रिसेप्टिव एफेजिया में क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में, स्पीच और राइटिंग को समझने में, और फैमिलियर ऑब्जेक्ट को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ऐसे भी लिख लेना आप चाहो तो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, फिर आज हमारा ये खत्म हो जाएगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा डिसऑर्डर है ना। What action should the nurse include when planning for the long term care client with expressive aphasia? वही चीज है भाई, एक्सप्रेसिव एफेजिया वाले क्लाइंट है ना दोस्तों, उसके अंदर आपको क्या प्लानिंग करनी है। तो पहला इसके अंदर क्या दे रखा है कि बिगिन द हेल्पिंग द क्लाइंट टू एसोसिएटेड वर्ड विद फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। भाई देखो क्लाइंट है ना, उसको स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम आप उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम उसको कोई भी चीज दिखाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाएंगे कि भाई ये क्या है, तो वो उसको समझेगा, फिर वो कहेगा पेन है, तो धीरे धीरे वो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये चीज ऐसे तो है नहीं कि भाई एक बार एक्सप्रेसिव एफेजिया हो गया वो सही नहीं हो सकता, तो ये तो गलत बात है, वो सही हो सकता है उसका।
तो उसको आपको क्या करना है दोस्तों, उसको ऑब्जेक्ट दिखाने हैं और फिर उसको बुलवाना है, क्योंकि हमें पता है कि वो समझ तो सकता है, उसको एक्सप्रेसिव रिसेप्टिव नहीं है कि उसको ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत आ रही है, वो समझ रहा है, उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत किसमें आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दिखाएंगे और फिर उसको क्या कहेंगे भाई, हेल्प करवाएंगे, भाई बताओ इसका क्या वर्ड होगा, इसका वर्ड बताओ, ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये पेन है, ये क्या है, ये हाथ है, ये फिंगर्स हैं, ये क्या है, ये नाक है। ठीक है, तो इससे ऐसे पेशेंट क्या होगा, धीरे धीरे एक्सप्रेस करेगा चीज़ों को, शब्दों को, फिर उसको याद होने लग जाएंगे ये चीज़ें कि भाई ये शब्द ये है, ये है, तो इस प्रकार से वो बोलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या देखा है, एनकरेज द क्लाइंट टू एक्नॉलेज दैट द डिसेबिलिटी इज परमानेंट। भाई झूठ बोल दो क्लाइंट को, तुम तो ये बताओ कि क्लाइंट को कि भाई आपकी जो डिसेबिलिटी है ना वो क्या है, परमानेंट है। इस चीज के लिए एनकरेज करो क्लाइंट को, भाई तेरे से नहीं होगा, ये परमानेंट है, ये तो हो गई जो होगी, तो गलत बात है, कि दिस इज नॉट ए परमानेंट, ठीक है, कंडीशन, ये परमानेंट कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, वेट फॉर कम्युनिकेशन टू बी इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट इवन इफ इट टेक्स लॉन्ग टाइम। जो क्लाइंट ये कह रहा है भाई, क्लाइंट 1 घंटा ले ले, 2 दिन ले ले, और क्लाइंट अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो आप मत प्रयास करो, आप वेट करते रहो। दोस्तों अगर आपने क्लाइंट के बीच में आकर उसको रोका नहीं, अगर आपने उसको बढ़ावा नहीं दिया ना, तो क्लाइंट इसमें भी क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो क्लाइंट, क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। तो आपको बीच बीच में आना भी है, अगर वो नहीं बोल पा रहा तो आप उसको समझाओगे ये पेन है, ठीक है, ये क्या है, पेन है, तो फिर क्लाइंट बोलेगा, बोलो क्या है ये, बोलेगा दिस इज पेन, ये पेन है, ठीक है। तो ऐसे नहीं है, ये चीज जो है ना दोस्तों, ये क्लाइंट को फ्रस्ट्रेट कर देगी कि आप उस तरफ वेट करते रहे कि क्लाइंट बोलेगा तब बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मत बोलो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत है। असिस्ट फैमिली मेंबर टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली विद द क्लाइंट, कि फैमिली मेंबर को ये बात कह दो कि भाई आपका क्लाइंट जो है कभी नहीं बोल सकता, तो वही बात होगी ना, सेकंड वाला ऑप्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक्सप्रेसिव एफेजिया को बढ़ावा देने के लिए, ठीक करने के लिए आपको फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ वर्ड को जुड़वाना है, एसोसिएट करवाना है, और उसमें क्लाइंट की क्या करनी है दोस्तों, हेल्प करनी है। तो लिख लो, लिखो एक्सप्रेसिव एफेजिया को, एक्सप्रेसिव एफेजिया को ट्रीट करने के लिए, एक्सप्रेसिव एफेजिया को ट्रीट करने के लिए नर्स को पेशेंट को एनकरेज करना चाहिए कि वह फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ वर्ड्स को जोड़े, वर्ड्स को एसोसिएट करे, वर्ड्स को जोड़े, वर्ड्स को एसोसिएट करें, ठीक है, बस खत्म। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या आएगा आंसर, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। एक्सप्रेसिव एफेजिया में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है दोस्तों उनके साथ आपको वर्ड्स को क्या करना है, एसोसिएट करना है, ताकि वो और ज्यादा वर्डों को सीखे और बोले। एक्सप्रेसिव एफेजिया में किस चीज में प्रॉब्लम होती है, उसको स्पीकिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि अगर मान लो क्लाइंट पूरी तरह से ही अगर फैमिली मेंबर के ऊपर डिपेंड हो गया, हर चीज फैमिली मेंबर करने लग गया, तो क्लाइंट जो है वो इंडिपेंडेंस की फीलिंग को क्या कर देगा, खो देगा, और उसके अंदर डिपेंडेंस की फीलिंग आने लग जाएगी उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि अगर वही चीज इसमें भी ये दे रखी है कि वो मान नहीं रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, तो उसको कहना चाहिए कि हम प्लान करेंगे एक्टिविटीज को जो कि क्लाइंट के लिए क्या रहेंगी, हेल्पफुल रहेंगी, और आप उसमें क्या करोगे, असिस्ट करोगे, ठीक है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, कि भाई अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको पेशेंट को ये कोशिश करना है कि उसको क्या ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि आपको अगर किसी पेशेंट को बाउल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है, अगर उसको इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसेज है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, डेफिनेट टाइम क्या करोगे, उसको जोड़ोगे कि भाई अभी इस टाइम आपको जाना है इवैक्यूएशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, कि कोई भी क्लाइंट है उसको आपको अगर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देना है, तो आपको क्लाइंट को भी फीडिंग प्रोसेस के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा।
और यहाँ पर ये है कि भाई रेगुलर पैटर्न ऑफ डिफिकेशन बनाना है तो आपको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। केन का यूज क्यों करते हैं हम, ताकि वो बैलेंस बनाए और स्टेबिलिटी को क्या करे दोस्तों, इंप्रूव करे। 1 से 2 घंटे के अंदर हम पोजीशन चेंज करेंगे। फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, स्प्लिंट का यूज करेंगे हम, या ब्रेसेज भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट दे रखा है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी क्लाइंट को लेफ्ट हेमीप्लेजिया हो गया है तो आपको रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करवाना पड़ेगा, क्लाइंट को पोजीशन देनी पड़ेगी ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, एक छोटी सी क्लास थी, मैंने कोशिश की टफ क्वेश्चंस को सिंपल बनाने की दोस्तों मेरी तरफ से। ये क्वेश्चंस आज वाले जो थे वो कुछ टफ थे भी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सिंपल है और आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा, ये भी मैं देख सकता हूँ, आप कोशिश भी कर लेना चाहिए पढ़ के, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ इनको सिंपल बनाने की। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, इसके लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम आगे भी इसी प्रकार बढ़ेंगे और नेक्स्ट नोट सेट से पहले दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा मोस्टली, ये मेरा वादा है आपसे। और कुछ ज़्यादा वादा तो मैं नहीं करूँगा कि भाई मैं ये करवा दूंगा वो कर दूंगा, बट मैं मोस्टली पूरी खत्म करवा दूंगा आपकी, ये मेरा वादा है। चाहिए मुझे लास्ट में जाके चाहिए मुझे 2 घंटे की जगह 3 घंटे क्लास लेना पड़े, तो आप पूरी चीज़ों पर मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो कि भाई पूरा सिलेबस ही मैं खत्म करवा दूंगा, 100% ही कर दूंगा, तो वो तो देखो एक पर्सन कर भी नहीं सकता 1 घंटे के अंदर। बट दोस्तों जब तक आपका नेक्स्ट नोट सेट होगा ना, उससे पहले पहले मोस्टली की गारंटी मैं लेता हूँ, बाकी की चीज़ें आप खुद पढ़ो भाई, और चीज़ें जो आपको पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, वो करने हैं, वो सब चीज़ें पढ़ो आप, ये चीज़ मैं करवाऊंगा आपकी खत्म। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।